कि होता क्या था कि पहले सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम में आपको एलिजिबिलिटी मिल रही थी कि आप अपने स्पाउस को वर्क परमिट दिला सकते हो। कुछ वर्क परमिट होते हैं जो ओपन वर्क परमिट होते हैं, कुछ होते हैं जो क्लोज वर्क परमिट होते हैं। क्लोज वर्क परमिट में आप सिर्फ उन्हीं प्रोफेशन में जॉब कर सकते हो जहाँ पर आपका जो आपने पढ़ाई करी है, वेयर एल्स द ओपन वर्क परमिट अलाउज यू टू वर्क। Hi, hello everyone. This is Chakit from VSC Global Education. In this video, we are going to discuss about the new rules which have changed in immigration, which makes you eligible for a post-study work visa. ऐसे कौन से रूल्स चेंज हुए हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में जिसके बाद आप अगर लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 में जा रहे हो तो यू वुड बी एबल टू टेक योर स्पाउस अलोंग। आप अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ को अपने साथ ले जा सकते हो। ये रूल्स का जो चेंज है ये भी लेटेस्ट चेंज है। कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जिसमें ये रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, कितना आपको फंडिंग शो करना है, कितना आपको आईटीआर होना चाहिए, आपके फंड्स कैसे होने चाहिए, ये सब स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। ये कोई भी इमिग्रेशन एडवाइस नहीं है। दिस इज़ जस्ट इंफॉर्मेशन विच इज़ पब्लिकली अवेलेबल ऑन द इमिग्रेशन वेबसाइट। और अगर आपको अपने केस में काम कराना है then you can get in touch with us. We can connect you with the right immigration advisor so that they can help you understand your case. Student visa we can do without a problem, but for the spouse visa we can connect you with the right immigration advisor and they can help you get your spouse visa as well as the visa for your kids if you have kids who also want to accompany you later on for your while you'll be staying here. So let's figure out कि ये changes हैं क्या. So if you are enrolled in an eligible level 7 or 8 qualification on a green list, your spouse can apply for a partner of a student work visa. So this is the biggest update what it is available, that if you are enrolled for an eligible level 7 or level 8 qualification on green list, your spouse can apply for a partner of a student work visa. Basically means कि जो जो occupation ग्रीन लिस्ट में इस टाइम पर अवेलेबल हैं, अगर आप उन प्रोग्राम्स में अवेलेबल अप्लाई करते हो एंड यू गेट योर स्टूडेंट वीज़ा, देन आपके स्पाउस को भी पार्टनर ऑफ अ स्टूडेंट वर्क वीज़ा मिल सकता है. So it is a good news for Indian students. If you have a student visa in New Zealand, you can now support a work visa of your partner and dependent children. This policy applies if you are pursuing a higher degree such as level 7 or 8 qualification listed on green list according to the latest visa policies of New Zealand government website. कि होता क्या था कि पहले सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम में आपको एलिजिबिलिटी मिल रही थी कि आप अपने स्पाउस को वर्क परमिट दिला सकते हो, बट लेवल 7 और लेवल 8 में भी है। बट लेवल 7 और लेवल 8 में शायद जो आई एम नॉट टू श्योर, यहीं पर ही एक एडवाइज़र का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दैट व्हेन यू कनेक्ट विद द एडवाइज़र, तो उसमें क्या होता है कि एडवाइज़र आपकी पूरी प्रोफाइल को समझते हैं एंड देन दे गिव यू द एडवाइस कि आपके केस के बेसिस पर क्या सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लोगे जिससे कि आपका पूरा प्लान एकदम परफेक्ट होगा, जिसमें कि आपको कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्क परमिट होते हैं जो ओपन वर्क परमिट होते हैं, कुछ होते हैं जो क्लोज वर्क परमिट होते हैं। क्लोज वर्क परमिट में आप सिर्फ उन्हीं प्रोफेशन में जॉब कर सकते हो जहाँ पर आपका जो आपने पढ़ाई करी है, वेयर एल्स द ओपन वर्क परमिट अलाउज यू टू वर्क टू फॉर एनी एम्प्लॉयर फॉर एनी लोकेशन फॉर एनी नंबर ऑफ आवर्स। सो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा। सो नाउ कमिंग बैक टू कि आप कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इसके अंडर आते हैं, तो NZQA लेवल 7 डिप्लोमा हाईवे इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन क्वांटिटी सर्वेइंग, देन यू हैव हाईवे इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद आता है फार्म मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी, न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट इन ऑटोमेटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट इन हैवी ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, डेयरी फार्मिंग और लाइव स्टॉक फार्मिंग, स्टैंडर्ड स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपको एलिजिबल हो गए कि आपको भी स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा, आपके स्पाउस को भी वर्क परमिट मिलेगा, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा। नाउ व्हाट कैन बी द रिलेटेड जॉब्स, जो भी मैंने लिस्ट बताई उसके हिसाब से आपकी कौन सी रिलेटेड जॉब्स हो सकती हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट बिल्डर, देन यू हैव प्रोजेक्ट बिल्डर, क्वांटिटी सर्वेयर, सेकेंडरी स्कूल टीचर, देन यू हैव अर्ली चाइल्डहुड टीचर, इंजीनियर और सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, देन यू हैव telecommunication engineer, then you have electrical engineering technician, dairy cattle farmer, automotive technician, diesel motor mechanic, dairy cattle farmer, automotive electrician, and then dairy cattle farmer. So ये जितनी भी qualification है, these qualification will make you eligible to bring your spouse along while you do level 7 or level 8.
तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग जॉब्स अलाउज यू टू डू दैट, मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, हेल्थ केयर रिलेटेड, तो इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर आपको लेवल 7 में अपनी स्पाउस को ले जाने का मौका मिलेगा। और इन सारे प्रोग्राम्स में जब आप अप्लाई करोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके फंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉर्टेड होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके फंड सॉर्टेड नहीं है तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप अपने स्पाउस को ले जा पाओ या फिर आप अपने बच्चों को लेकर आ पाओ। तो फंडिंग के लिए न्यूजीलैंड को जो रिक्वायरमेंट है वो है एटलीस्ट 3 to 6 months ओल्ड फंड्स। नाउ व्हेन आई से दैट 3 to 6 months ओल्ड फंड्स, इट डजंट मीन कि आपने कहीं से भी वो पैसा लाया अपने अकाउंट में रखा एंड देन यू अप्लाई फॉर द वीज़ा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। द राइट प्रोसीजर इज दैट यू नीड टू जस्टिफाई वेयर दीज फंड्स आर कमिंग फ्रॉम, कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से है। नाउ टू प्रूव वेयर दिस मनी हैज़ कम फ्रॉम, आपके पास उतनी एनुअल इनकम होनी चाहिए। अब वो एनुअल इनकम दिखाने का जो प्रोसेस है दैट इज़ थ्रू द ITR। लेट्स से आपकी ITR जो है वो है 5 लाख रुपए की और आपके पास सेविंग्स है 40 लाख की, सो दैट डजेंट मैच राइट, कि आपके पास टोटल इनकम ही 5 लाख की है और उसके बाद आपने 40 लाख रुपए शो कर रहे हैं इमिग्रेशन को कि हमारे पास इनफ मनी है कि हम वीज़ा ले लेंगे। सो वीज़ा ऑफिसर कंसिडर दिस एज अ नॉन जस्टिफाइबल सोर्स ऑफ फंड्स और इसके बेसिस पर दे डिक्लाइन द वीज़ा। सो आपको क्या करना है कि आपकी ITR स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी ITR स्ट्रांग है तभी आपको वीज़ा मिलेगा। बहुत ही लकी होगे तो आपको शायद मिल जाएगा, बट अगर आपकी ITR स्ट्रांग नहीं है तो आपको वीज़ा आने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है कि आप लोन ले सकते हो। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द सेम स्टोरी कि इफ इवन इफ यू आर टेकिंग द लोन एंड योर ITRs आर लेस, देन again it will be a problem. So these things has to be discussed on case to case basis. So what I would recommend you is there is a link given in the description. Click that link, get in touch with us so that we can understand your situation, we can understand your case, and based on that we can help you select the best course, we can help you select the best way of how you would be able to get the visa. आप इसमें अपनी जो फैमिली है उनके फंड्स को कंबाइन कर सकते हो, आप पार्शली अपना फंड दिखा सकते हो, पार्शली आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। सो इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम यूज़ करके वी कैन हेल्प यू प्रेजेंट योर केस इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ द इमिग्रेशन, सो दैट कि उनको समझ आए कि जो भी आपके फंड्स हैं या जो भी आपकी इंटेंशन है स्टूडेंट वीज़ा को लेकर वो बहुत सॉर्टेड है एंड योर मेन पर्पस ऑफ कमिंग टू न्यूजीलैंड इज़ टू स्टडी, not just to get here and get the work permit and settle down here. So the main focus is that कि हम ऐसे कोर्स में अप्लाई करें जहाँ पर वो डिमांड में है, जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि इफ़ पॉसिबल अप्लाई आउटसाइड ऑकलैंड। ऑकलैंड के बाहर जब आप अप्लाई करते हो तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो फीस है दैट इज़ मोर और लेस इक्वलेंट टू 3 to 4 डोमेस्टिक स्टूडेंट। एक दो इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो फीस है दैट इज़ प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ऑफ द टोटल सैलरी व्हाट अ टीचर इज़ गोइंग टू गेट। सो अगर सारा पैसा ऑकलैंड में आ जाएगा और बाकी देश में नहीं आएगा तो इमिग्रेशन चाहेगी कि दूसरी पार्ट ऑफ द कंट्री में भी वो पैसा पहुंचे। सो द फोकस वुड बी कि अगर आप ऑकलैंड के बाहर अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा वीज़ा की प्रोबेबिलिटी लगेगी कंपेयर टू सिर्फ ऑकलैंड में करोगे। एक बार आपकी जॉब लग गई, आपकी PR हो गई, देन यू आर अलाउड टू वर्क एनीवेयर इन द कंट्री। बट अगर आप ऑकलैंड के बाहर ट्राई करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर श्योर। एंड इफ़ यू guys are looking forward to get the recommendation on the courses, recommendation on your profile, recommendation on your spouse visa, dependent visa, जो भी आपके questions हैं, we can help you connect with the right immigration advisor who can help you sort out your case, and we can definitely get the work done. So looking forward for your messages on our WhatsApp. I hope this video was helpful. If you have any question or queries, then do write to us so that we can help you out. Also, there's a link given in the description. Click that link, get in touch with us, and we'll be more than happy to help you. So thank you for watching this video, and if you've liked this, then hit the subscribe button, share it with your friends and family, and we shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.